Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 7 of Biochemistry and Genetics 2. Today's lecture will be a bit technical in the sense that we'll be studying a bit of chemical reactions. So since you know that chemical reactions have to be learned the way they are, so there will be kind of a rote learning. थोड़ा सा रटा होगा इसके अंदर, लेकिन रटा भी अक्ल के साथ किया जाता है। तो मेरे एंड से कोशिश होगी कि लेक्चर को सिंप्लीफाई करके आसान करके मैं आपको टीच कर सकूं। बट बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, द टीचर और द लेक्चरर कैन नॉट स्पून फीड यू थिंग्स। ही और शी कैन मेक द लेक्चर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ बोलूँगी वो आपके दिमाग में जाके आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कभी नहीं होगा जब तक आप ख़ुद उसको इम्प्रोवाइज़ करके ख़ुद अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करते, लर्न नहीं करते, लेक्चर को अपने नोट्स नहीं बनाते। बिलीव में, अगर लेक्चर को आप लेक्चर सुनने के बाद सिर्फ 15 to 20 मिनट से लेक्चर्स को स्वाइप कर लो ना, जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं मूडल पे, तो आपकी बहुत सी चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनकलकेट हो जाती हैं और चीज़ें आसान होती हैं। लेकिन इसमें आपको अपने एंड से भी एफ़र्ट करनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि यहाँ मैं कुछ बोलूँगी और वहाँ आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा। वक्ती तौर पे आप अंडरस्टैंड कर लोगे, लेकिन यूल फॉरगेट इट आफ्टरवर्ड्स। दिस इज़ योर एफर्ट दैट यू हैव टू प्ले। You don't go to a school, you go to university and you have to put your effort forward as well. So today's lecture is about fatty acid biosynthesis and oxidation. This is the review of the previous lecture and today's outline of the lecture includes these topics. So we'll start with the synthesis of fatty acids. A large proportion of the fatty acids used by the body is supplied by the diet, obviously. Carbohydrates and proteins obtained from diet in excess of the body needs for these compounds can be converted to fatty acids which are stored at triacylglycerols. मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्ब्स या एक्सेसिव प्रोटीन्स खाते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी उनको फ़ैट की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। दैट इज़ वाई इसमें भी ज़्यादा कार्ब्स का इशू होता है। तो इसलिए कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आप कार्ब्स अपने अंदर लोगे, एसेंशियली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपकी बॉडी स्पेशली आपका लिवर उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। सो द प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्ड इंक्लूड्स द साइटोसोलिक प्रोसेस इनकॉर्पोरेट्स कार्बन फ्रॉम एसिटाइल एंजाइम कोए इनटू द ग्रोइंग फैटी एसिड चेन। कि एक फैटी एसिड बनने के लिए एक फैटी एसिड की चेन के अंदर कार्बन्स ऐड होंगे, और वो कार्बन एटम्स कहाँ से ऐड होते हैं? साइटोसोलिक एसिटाइल कोए एंजाइम से। ये हम डिटेल में अभी देखेंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ATP विच इज़ एनर्जी। ऑब्वियसली आपकी बॉडी कुछ भी बनाएगी तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। एंड रिड्यूस्ड NADPH। NADPH एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स, कि आपकी बॉडी खुद कैसे फैटी एसिड्स बनाती है। So the first step in the de novo, मतलब new fatty acid synthesis, is the transfer of acetate units from mitochondrial acetyl CoA to cytosol. साइटोसोल से मुराद है आपका साइटोप्लाज्म। तो आपका जो सेल होता है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ से आपके एसिटेट यूनिट्स आपके साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होंगे, जहाँ पे वो एसिटाइल कोए बना देंगे, और फिर वो एसिटाइल कोए यूज़ होगा एज अ कार्बन डोनेटर टू द फैटी एसिड सिंथेसिस। सो आप ये देखें कि एसिटाइल कोए इन द फॉर्म ऑफ सिट्रेट आपकी बॉडी में जौन सा है बाहर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आपके साइटोसोल में आता है, और फिर वो एसिटाइल कोए बन जाता है। आप ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ साइटोसोल है। एसिटाइल कोए बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन साइटोसोल में जाके एसिटाइल कोए को ट्रांसफ़र कर देता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सो एसिटेट यूनिट्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया से आपके साइटोसोल में ट्रांसफ़र होते हैं, और वो ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है। आपको ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो बातें बताती रहूँगी जो आपको याद करने की ज़रूरत है और जो नहीं याद करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू
लर्निंग के लिए तो ऑब्वियसली हर चीज़ ज़रूरी होती है। सो एसिटाइल कोए आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आपके साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होता है बाय अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके सामने रिएक्शन दिखाया गया है कि एसिटाइल कोए सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर जब वो सिट्रेट आपके साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में, और फिर ये एसिटाइल कोए आपकी जो है यूज़ होती है इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो अब क्या होता है एसिटाइल कोए के साथ जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया से मिला है? कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू फॉर्म मेलानाइल कोए is catalyzed by an enzyme known as acetyl-CoA carboxylase and it requires carbon dioxide and ATP. एसिटाइल कोए एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कहलाता है मेलानाइल कोए, और मेलानाइल कोए को जो एंजाइम इस रिएक्शन में हेल्प करता है इट इज़ नोन एज द एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंड दिस रिएक्शन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP। ये देखिए आपका राइट साइड के ऊपर एसिटाइल कोए है जो कि लेफ़्ट साइड पे मेलानाइल कोए में ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसमें एंजाइम कौन सा एक्ट कर रहा है? द एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ये पहले इनएक्टिव डाइमर्स के फॉर्म में होगा, डाइमर्स मीन इन द फॉर्म ऑफ 2 के ग्रुप्स में एग्जिस्ट करेगा। तो पहले ऊपर देखिए आपको ये आपको इनएक्टिव डाइमर्स के फॉर्म में नज़र आएगा। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं? सिट्रेट इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है और लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए इसको इनएक्टिवेट करते हैं इस पर्टिकुलर एंजाइम को। इस एंजाइम का क्या काम होता है? एसिटाइल कोए को मेलानाइल कोए में कन्वर्ट करना, और इस रिएक्शन में यूज़ होते हैं आपके नीचे नज़र आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP। आपने परेशान नहीं होना जो अभी आपको बातें बता रही हूँ, मैं जब नोट्स में दिखाऊंगी तो आपको बेहतर समझ आएगी, लेकिन यहाँ भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज ACC। कार्बोक्सिलेशन फैटी एसिड सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, रेगुलेटेड स्टेप इन द फैटी एसिड सिंथेसिस। एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इज़ अ प्रोटोमोर विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ डाइमर। तो मतलब ये पहले इनएक्टिव होता है, इसे एक्टिवेट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सिट्रेट। और इनएक्टिवेट कौन सी चीज़ करती है? लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए। Enzyme undergoes allosteric activation by citrate as I've told you, which causes the dimers to polymerize and become active. And allosteric inactivation is done by long chain fatty acyl CoA. Long term regulation of acetyl CoA carboxylase. Prolonged consumption of diet containing excess calories, particularly high calorie, high carbohydrate diet, causes an increase in एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज थस इंक्रीजिंग फैटी एसिड सिंथेसिस। तो वही आपको बात बताई, जब आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हो, तो कार्ब्स जब आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी इंक्रीज़ करवा देती है इस एंजाइम की प्रोडक्शन या सिंथेसिस, और जब ये एंजाइम बढ़ेगा तो आपके फैटी एसिड की सिंथेसिस भी आपकी बॉडी में बढ़ेगी। दैट इज़ वाई कहते हैं कि कार्ब्स कम से कम खाने चाहिए अगर आप ओबीज़ हो, बिकॉज आप जितने कार्ब्स खाओगे तो ये एंजाइम उतना एक्टिव रहेगा और वो उतने ही फैटी एसिड्स बनाता रहेगा। लो कैलोरी डाइट और हाई फैट डाइट causes a reduction in fatty acid synthesis by decreasing the synthesis of ACC। इसमें तो आपको पहली बात की तो समझ आ गई होगी, तो ऑब्वियसली लो कैलोरी डाइट आपके फैटी एसिड सिंथेसिस को कम करेगा, लेकिन हाई फैट डाइट क्यों कम करेगा? कभी आपने उस डाइट का नाम सुना है? कीटो डाइट। कीटो डाइट में आप हाई फैट खाते हो, हाई प्रोटीन्स खाते हो और कार्ब्स कम खाते हो। तो आपने अभी इस एंजाइम को देखा कि इस एंजाइम की इनएक्टिवेशन कौन सा चीज़ करवाती है? एलोस्टेरिक इनएक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम इज डन बाय लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए होता क्या है? ये फैट्स होती हैं जो आप खाते हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा फैट्स खाते हो तो ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा और ये फर्दर फैटी एसिड्स नहीं बनाएगा। यही फॉर्म करता है बेसिस फॉर द कीटो डाइट। जब आप कीटो डाइट में बहुत ज़्यादा फैट्स का इंटेक करते हो तो ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी फर्दर फैटी एसिड्स
नहीं बनाती। तो ये सारी गेम होती है न्यूट्रिशन में। Now we'll talk about another enzyme known as the fatty acid synthase, a multifunctional enzyme in eukaryotes. The remaining series of reactions of fatty acid synthesis in eukaryotes is catalyzed by the multifunctional fatty acid synthase. अब पहला स्टेप तो हो गया एसिटाइल कोए को मेलेनाइल कोए में कन्वर्ट करना, और वो कौन सा एंजाइम करता था? वो एंजाइम करता था एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। तो ये एक स्टेप हो गया। अगले जितने भी स्टेप्स होंगे वो आपका एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज, वो करेगा। एंड ये एंजाइम जो सा है सीरीज ऑफ रिएक्शंस करवाएगा। फैटी एसिड सिंथेज जो एंजाइम होता है ये एक मोनोमोर होता है, मतलब ये सिंगल होता है, जबकि जो एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज एंजाइम था वो डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट्स अ मल्टी कैटालिटिक polypeptide with 7 different enzymatic activities plus a domain that covalently binds a molecule of 4-phosphopentadiene जिसको विटामिन 5 भी कहते हैं। तो मतलब विटामिन 5 की ज़रूरत होती है इस एंजाइम को, और ये एंजाइम बाकी सीरीज ऑफ रिएक्शन में यूज़ होगा जो कि फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाएंगे। अब यहाँ से आगे चीज़ों को बहुत सीरियसली लें और समझें इन चीज़ों को, जो कि मैं आपको इजीली बाद में नोट्स में भी समझाऊंगी। तो पहला काम क्या होता है? अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसिटाइल कोए टू द एसएच ग्रुप ऑफ द एसाइल कैरियर प्रोटीन, जो कि आपके इस एंजाइम के ऊपर एक जगह होती है। एंड दिस डोमेन इज नोन एज द एसिटाइल कोए ACP एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। दैट इज़ वाई एम रिपीटिंग अगेन कि आप घबराएं मत, अभी बातों को बस मेरे साथ रीड करें। अभी मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगी, उसके बाद अपने नोट्स की वीडियो भी दिखाऊंगी। तो पहला काम क्या हुआ कि एसिटाइल कोए में से एसिटेट ग्रुप को निकाल लिया गया और इस एंजाइम के ACP पोर्शन पे लगा दिया गया। नेक्स्ट दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ टेम्परेरी होल्डिंग साइट विच इज़ द थायोल ग्रुप ऑफ सिस्टीन रेजिड्यू ऑन द एंजाइम। तो इसी एंजाइम के ऊपर एसिटेट ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज की, वो ACP वाली पोजीशन से सिस्टीन वाली पोजीशन पे जंप कर गया। अब जो ACP वाली पोजीशन थी वो वैकेंट हो गई, क्योंकि एसिटेट्स जो थे वो चले गए थे कहाँ पे? सिस्टीन वाले ग्रुप पे। तो अब इस वेकेंट ग्रुप क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है मेलेनेट यूनिट फ्रॉम द मेलेनाइल कोए, जो कि आपका ऑलरेडी बन चुका था फ्रॉम एसिटाइल कोए टू मेलेनाइल कोए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेट। तो मेलेनाइल वहाँ आपके साइटोसोल में ऑलरेडी बन चुका था। तो इस मेलेनाइल कोए में से आपका मेलेनेट जो यूनिट है वो वहाँ जाके लगता है फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम के, जिसका ACP वेकेंट हो गया था। The acetyl group on the cysteine residue then condenses with the malenyl group on ACP and the CO2 originally added by acetyl CoA carboxylase is released. फिर इस ACP ग्रुप पे से आपका मेलेनेट का यूनिट आपके सिस्टीन रेजिड्यू यूनिट के साथ कंडेंस कर जाएगा और वो CO2 जो आपके एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज ने ऐड किया था वो निकल जाएगा। ये डायग्राम मैं आपको अभी समझाऊंगी डिटेल में, तो इससे आपको बेहतर समझ आएगी। हम अगली वाली स्टेप्स को एक दफ़ा बस देख लेंगे। द नेक्स्ट 3 रिएक्शंस कन्वर्ट the 3 keto acyl group, which is formed by the condensation of acetate and malonate, to the corresponding saturated acyl group by a pair of reductions using NADPH and a dehydration step. तो ये जो 3 कीटो एसाइल ग्रुप है ये सैचुरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस एंड 1 डिहाइड्रेशन स्टेप। तो इसका सैचुरेट करने का भी एक प्रोसेस होता है, और द रिजल्ट ऑफ दीज 7 स्टेप्स इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ 4 कार्बन कंपाउंड नोन एज द ब्यूटेराइल। और इन स्टेप्स की जब रेपिटेशन होगी तो आपका पामेटेट बनता है। अब मैं आपको इस फ्लो चार्ट को डिटेल में दिखाऊंगी।